प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के दूसरे भाग पर। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। क्रांति के परिणाम स्वरूप उसे अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला। इसमें हमने देखा पहले कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ था, उस डायरेक्टरी शासन की असफलता पर स्वयं ने अपना शासन स्थापित किया। 1799 ईस्वी में फ्रांस की आंतरिक और विदेश नीति बहुत शोचनीय हो गई थी। ऐसे में नेपोलियन को अपना उत्थान करने का अवसर मिला। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांस में अब तक 1789 से लेकर 1799 तक 3 संविधान बन चुके थे। फ्रांस की व्यवस्था को सुधारने के लिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था का दमन करके गणतंत्र की स्थापना की गई थी। वहाँ पर राष्ट्रीय महासभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। इन सब के बावजूद भी फ्रांस की स्थिति बहुत ही शोचनीय बनी हुई थी। ऐसे में हम देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब विदेश नीति में बाह्य युद्धों में लगातार सफलताएं प्राप्त की, फ्रांस को सफलता दिलाई, तो इन सब के परिणाम स्वरूप फ्रांस की स्थिति विदेश नीति में सुदृढ़ हुई। ऐसे में फ्रांसीसियों ने नेपोलियन की ओर बड़ी उम्मीद से, आशा भरी निगाहों से देखा कि किस तरह से नेपोलियन उनको इन सारी अव्यवस्थाओं से डायरेक्टरी का जो शासन था इससे मुक्ति दिला सकता है। नेपोलियन प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करता है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से 1799 से 1804 ईस्वी के मध्य नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया। आज का हमारा विषय है नेपोलियन के कार्यों का मूल्यांकन करना, और इस कार्य में हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस की आंतरिक नीति में, गृह नीति में नेपोलियन ने सुधार किया। नेपोलियन का ये कहना था कि मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थायित्व प्रदान करना है। क्रांति का जो उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, इसमें उसका कहना था कि स्वतंत्रता इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी है समानता की व्यवस्था स्थापित करना। तो ऐसे में नेपोलियन ने सर्वप्रथम शासक बनने के पश्चात, कौंसल बनने के पश्चात जो काम किया वो काम था फ्रांस में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का। दूसरा कार्य किया कि बाह्य क्षेत्र में लगातार जो फ्रांस के ऊपर आक्रमण हो रहे थे अन्य देशों के, उन आक्रमणों का दमन करना। तो सर्वप्रथम हम देखें, शासक बनते ही, कौंसल बनते ही नेपोलियन ने फ्रांस के विरुद्ध जो त्रिगुट बन गया था, इंग्लैंड का, रूस का, ऑस्ट्रिया का, इस त्रिगुट को समाप्त किया। सर्वप्रथम उसने ऑस्ट्रिया को 1801 में पराजित करके उसके साथ ल्यूनविले की संधि करी। ऑस्ट्रिया से किसी बात पर नाराज होकर रूस इस त्रिगुट से पहले ही अलग हो चुका था। अब अंत में बचा था इंग्लैंड को पराजित करके नेपोलियन ने उसे अमीन्स की संधि करने के लिए विवश किया। इस तरह से विदेश नीति के क्षेत्र में नेपोलियन को ये सफलता मिली इस त्रिगुट का अंत करके। त्रिगुट की समाप्ति के पश्चात 10 साल पश्चात फ्रांस में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई थी। हालांकि ये शांति 14 महीनों तक ही रही, परंतु इसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो फ्रांस में गृह नीति में शांति व्यवस्था स्थापित करने का अवसर नेपोलियन को मिल गया। नेपोलियन ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, फ्रांस में संविधान का निर्माण करना। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान के माध्यम से वहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई है। गणतंत्र व्यवस्था के माध्यम से उसने फ्रांस में संपूर्ण शासन सत्ता अपने हाथ में ली है, और उसने राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट व्यवस्था और सीनेट, इन चारों के माध्यम से फ्रांस में विधेयक का प्रारूप तैयार करना, उस पर गुप्त मंत्रणा करना, उस पर मताधिकार का प्रयोग करना, ये सारे कार्य इसके माध्यम से किए जाते थे। संविधान के माध्यम से नेपोलियन ने फ्रांस की आंतरिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। नेपोलियन ने ये कहा कि मेरा कर्तव्य है कि फ्रांस की
क्रांति के जो परिणाम हुए हैं उनको स्थायित्व दिया जाए। इसीलिए संविधान निर्माण करने के पश्चात उसने आंतरिक क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य था शासन सुधार से संबंधित, जो कौंसिल व्यवस्था स्थापित हुई थी, जिसमें नेपोलियन, कैम्बेसेरी और लिब्रून इन तीनों कौंसिलों के हाथ में शासन व्यवस्था थी। प्रथम कौंसिल नेपोलियन था, जिसके हाथ में संपूर्ण शासन सत्ता थी। उसने शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए। नेपोलियन ने सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए और जनता को सुरक्षा और शांति का वातावरण प्रदान करने के लिए संपूर्ण फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था का एकीकरण किया। उसने फ्रांस को जो 83 प्रांतों में बांटा। 83 प्रांतों को उसने 318 उपप्रांतों में बांटा और इसके बाद कैंटन व्यवस्था स्थापित की गई, जहां पर मेयर्स की व्यवस्था की गई थी और इनका निर्वाचन स्वयं नेपोलियन के माध्यम से किया जाता था। तो प्रशासनिक क्षेत्र में ये सुधार उसने किया कि फ्रांस को विभागों में बांटा और प्रशासन के सभी स्तरों पर उसने सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की। आर्थिक क्षेत्र की बात यदि हम करें, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का उदय ही हुआ था फ्रांस की जो दयनीय आर्थिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ, तो सर्वप्रथम उसने कर वसूली का कार्य केंद्र सरकार के हाथ में रहने दिया और करों की वसूली उसने सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाना शुरू किया। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो इसमें सुधार हुआ। व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार उसने किया था, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करके प्रत्यक्ष करों को कम कर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई। पराजित देशों से युद्ध हर्जाना लिया जाने लगा। आर्थिक क्षेत्र में ये सभी सुधार नेपोलियन ने प्रथम कौंसिल बनने के पश्चात किए थे। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। फ्रांस की स्थिति में सुधार होने लगा। प्रशासन व्यवस्था में सुधार उसने कर दिया था। कुशल राजनीतिज्ञ था, प्रशासक था, जिसने अपनी नीतियों के माध्यम से ये सारे सुधार फ्रांस में किए थे। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फ्रांस के इतिहास में जो देखा जाता है वो है उसने धर्म को राजनीति का साधन बनाया। अब तक ये कहा जाता है कि जो धर्म सुधार आंदोलन हमने देखा कि कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ये धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, परंतु नेपोलियन ने पॉप के साथ समझौता करके 1802 की ये बात है जिसको कनकॉर्डेट कहा जाता है। इस समझौते को पॉप के साथ समझौता करके उसने धर्म को राजनीति में काम में लिया। इसके फलस्वरूप कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म बनाया गया। विश्वों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार तथा नियुक्ति का अधिकार पॉप को दिया गया। क्रांतिकाल में जिन पादरियों को बंदी बनाया गया था उन्हें मुक्त कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। जो निर्वासित पादरी थे जो फ्रांस छोड़कर क्रांति के समय बाहर चले गए थे, उनको फिर से वापस आकर फ्रांस में बसने का अवसर दिया। चर्च की जो संपत्ति थी जब्त कर ली गई थी, भूमि जो जब्त कर ली गई थी उसे किसानों के पास ही रहने दिया। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस तरह हम देखें तो धार्मिक क्षेत्र में भी नेपोलियन ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए और सबसे बड़ा सुधार यही था कि उसने धर्म को राजनीति में काम में लिया। उसकी कोटेशन है, वो ये कहता था कि मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। इस तरह से हम देखें तो नेपोलियन ने धर्म के क्षेत्र में तटस्थ रहते हुए धर्म का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया। ये कनकॉर्डेट ही आने वाले समय में नेपोलियन की स्थिति को फ्रांस में सुदृढ़ करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। नेपोलियन का ये मानना था कि शिक्षा ही ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि अब तक जो शिक्षा धर्म के नियंत्रण में थी, चर्च के नियंत्रण में थी, नेपोलियन ने सर्वप्रथम शिक्षा को चर्च से मुक्त कर राजकीय नियंत्रण में रखा। शिक्षा को 4 स्तरों पर विभाजित किया। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा तकनीकी स्तर रखा और चौथा था विश्वविद्यालय शिक्षा। हम देखें तो फ्रांस में विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा को उसने बढ़ावा दिया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए उसने बहुत सारे बिजनेस स्कूल खोले और प्रशिक्षण की स्पेशली उसने व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा के लिए पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इसके प्रमुख शिक्षकों अधिकारियों के नियुक्ति का अधिकार नेपोलियन ने स्वयं अपने हाथ में रखा। उसका ये मानना था कि एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे शिष्य का निर्माण कर सकता है, जिससे कि राज्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। प्रशिक्षण
के लिए उसने नॉर्मल स्कूल खोले, अलग से प्रशिक्षण स्कूल होते थे। निर्धन और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, प्रतिभावान छात्र होते थे, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की गई, विभिन्न विषयों के लिए रिसर्च की व्यवस्था की गई। तो ये सारे सुधार शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने किए। गृह नीति में नेपोलियन लगातार सुधार कर रहा था। उसका अगला जो महत्वपूर्ण कदम था, जिसको फ्रांस के इतिहास में, विश्व इतिहास में नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, नेपोलियन की विधि संहिता के नाम से जानते हैं, द कोड ऑफ नेपोलियन जिसे कहा जाता है। ये विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है नेपोलियन की। नेपोलियन का खुद का ये कहना था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं है, बल्कि मेरी जो विधि संहिता है ही ऐसी है जो कभी नहीं मिट सकती। ये हमेशा के लिए चिरस्थायी है और चिरस्थायी रहेगी। विधि संहिता ही नेपोलियन के भविष्य पर सितारे लगाती है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इस विधि संहिता के परिणाम स्वरूप ही नेपोलियन फ्रांस में समानता की व्यवस्था स्थापित करता है। नेपोलियन ने कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, जिसे उसकी कानून संहिता कहते हैं। इसमें पुराने कानूनों से कुछ बातें ली गई, कुछ बातें नए कानूनों से ली गई और दोनों को मॉडिफाई करके उसे एक नया कानून बनाया, नई विधि संहिता तैयार की, जिसे हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है दंड संहिता, दूसरा है जो जिससे ये रिलेटेड थी जायदाद संबंधी नियम उसने बनाया। फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर अर्थात नागरिक प्रक्रिया की संहिता थी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर अर्थात जो अपराध करते थे उस आपराधिक प्रक्रिया की संहिता थी। और जो 5वां था कॉमर्शियल कोड था, वाणिज्य संहिता थी। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ये विधि संहिता थी। कानूनों की एक पुस्तक थी जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून थे। इस तरह से पहली बार फ्रांस के इतिहास में कानून व्यवस्था में भी सुधार किया गया। नेपोलियन की ही देन है। इस विधि संहिता के माध्यम से आज भी फ्रांस में इसको अपना रखा है। इस विधि संहिता के माध्यम से उसने गृह नीति में अनेक सुधार किए। नेपोलियन की गृह नीति की जो विशेषताएं हम देखें तो उसने विशेषाधिकार और सामंती नियमों को समाप्त करके सभी के लिए समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति का जो सिद्धांत था उसको स्वीकार किया और संपत्ति पर सबका अधिकार बराबर से समझा गया। विवाह और परिवार को पवित्र बंधन माना गया। नेपोलियन की विधि संहिता की विशेषता है कि वहाँ पर विवाह को, परिवार को एक पवित्र संस्था के रूप में माना और उसको स्वीकार किया गया। सिविल मैरिज तथा तलाक को मान्यता दी गई। नेपोलियन का ये भी मानना था कि विवाह संस्था के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके ही किसी राष्ट्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए उसने अपनी विधि संहिता में स्पेशली विवाह, तलाक जैसी व्यवस्थाओं पर भी कानूनों को बनाया है। पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको संरक्षण दिया। इसके लिए ठेका, ऋण तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित धाराओं का निर्माण किया गया। ट्रेड यूनियन जो होती थी, जो मजदूरों की यूनियन होती थी, व्यापारियों की जो यूनियन होती थी, उसमें प्रतिबंध लगाया और श्रमिक मालिक संघर्ष में मालिकों का पक्ष लेने के लिए कहा गया। इस तरह हम देखें तो फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन की ये विधि संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से नेपोलियन ने अपनी गृह नीति में अनेक सुधार किए, सामाजिक व्यवस्था में समानता की स्थापना करने की कोशिश की, विशेषाधिकारों का अंत किया, सभी पर समान रूप से कानून लागू किए गए। तो गृह नीति में हम देखें उसने प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया, संविधान लागू किया, विधि संहिता का निर्माण किया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, आर्थिक क्षेत्र में वो अनेक सुधार लेकर आया। तो इस तरह से नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1804 ईस्वी तक प्रथम कौंसल के रूप में, फ्रांस के सर्वेसर्वा के रूप में अपनी सफलता के द्वितीय सोपान पर फ्रांस में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बनता है। इसकी चर्चा करेंगे हम आगे।